हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मोक्ष बायोलॉजी। हम यहाँ पे बच्चों मोक्ष बायोलॉजी में आपके लिए हम लेकर के आए हैं जो हमारा बिहार बोर्ड है, बीएसईबी बोर्ड है, उसके लिए 12th क्लास का हम यहाँ पे जो है चैप्टर लेकर के आए हैं, जो कि हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं 12th क्लास का जो हमारा बोटनी वाला पार्ट है ना। चैप्टर नेम जो है चैप्टर 1 है, जीवों में जनन कहते हैं या रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म बोला जाता है इसको। तो ये हमारा आज का क्या है, फर्स्ट लेक्चर हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, है ना। हम यहाँ पे क्या स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये कम्प्लीटली जो है एनसीईआरटी बेस्ड होगी, है ना। एनसीईआरटी बेस्ड होगी, एग्जामिनेशन पर्पज़ से होगा, नीट के पर्पज़ से होगा, बोर्ड के पर्पज़ से होगा। तो यहाँ पे जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं बच्चों, वो हमारा टॉपिक है आज का जीवन अवधि। यानी हम यहाँ पे जीवन अवधि की बात करेंगे, लाइफ स्पैन की बात करेंगे बच्चों। एंड फिर हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन, व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन, यानी जनन क्या है, जनन की बात करेंगे बच्चों। इसके बाद जनन के प्रकार को समझेंगे, जनन के जो प्रकार हैं, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, उसको समझेंगे बच्चों। इसके बाद हम यहाँ पे बात करने वाले हैं बच्चों अलैंगिक जनन की जो विशेषताएं हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं उसकी हम बात करेंगे बच्चों। एंड इसके बाद बात करेंगे हम इस पे अलैंगिक जनन के जो प्रकार हैं, अलैंगिक जनन के कितने प्रकार हैं, उसकी हम यहाँ पे बात करेंगे बच्चों। आगे हम देखते हैं हमने क्या रखा हुआ है। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है बच्चों, वो है जीवन अवधि। जीवन अवधि क्या होता है बच्चों? जीवन अवधि क्या होता है, यहाँ पे कह रहा है कि जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का यह काल उस जीव की जीवन अवधि को निरूपित करता है। कह रहा है कि जीव के जन्म, यानी जो कोई भी जीव है उसका जो जन्म हुआ है, और जब तक कि उसकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं हो जाती है। प्राकृतिक मृत्यु का मतलब है कि कोई जो ऑर्गेनिज्म है, कोई जो जीव है ना, कोई जो लिविंग चीज़ें हैं, वो जन्म लेता है और उसकी प्राकृतिक मृत्यु होती है। प्राकृतिक मृत्यु का मतलब जब वो अपने पूरे एज को कंप्लीट कर लेता है, जितना दिन उसको जीना होता है, 70 साल, 80 साल, 100 साल, तो जितने साल अगर वो एक तरह से ओल्ड होकर के अगर वो मरता है, तो हम कह सकते हैं कि उसकी प्राकृतिक मृत्यु हुई है। यानी जन्म और मृत्यु के बीच, जन्म और प्राकृतिक मृत्यु के बीच का जो समय है उसे कहते क्या है, जीवन अवधि कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? जीवन अवधि कहते हैं बच्चों। अब ये क्या कह रहा है? कह रहा है क्या, पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, यानी वो समय की बात कर रहा है, उसी अवधि की बात कर रहा है कि जन्म और ये प्राकृतिक मृत्यु के बीच का जो टाइम है, उसी टाइम को क्या बोलते हैं बच्चों? लाइफ स्पैन बोलते हैं, है ना। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इट्स लाइफ स्पैन। ओके। इसके बाद कह रहा है कि यह अवधि कम से कम एक दिन, कम से कम कितना हो सकता है? एक दिन का हो सकता है, या फिर अधिक से अधिक कुछ हजार वर्ष तक हो सकता है, कुछ हजार वर्ष तक हो सकता है। ऐसे आप यहाँ पे बात करते हैं बच्चों कि जो बटरफ्लाई है ना, बटरफ्लाई है, उसकी जो जीवन अवधि है 1 से 2 सप्ताह की होती है। वैसे ही कुछ प्लांट है, रेड वुड ट्री, सिकोया जो एक प्लांट है, उस प्लांट का एज जो है, उसकी आयु जो है वो कितनी होती है? तो 4000 साल तक हो सकती है, 5000 साल तक हो सकती है। तो वो यहाँ पे कह रहा है कि जो जीवन अवधि है बच्चों, वो कम से कम एक दिन की हो सकती है, या अधिक से अधिक कुछ हजार वर्ष तक भी हो सकता है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? इट मे बी एज शॉर्ट एज फ्यू डेज, शॉर्ट एज फ्यू डेज और एज लॉन्ग एज फ्यू थाउजेंड्स ईयर, यानी कुछ एक दिन तक हो सकता है या कई हजार साल तक हो सकते हैं। ओके। इसके बाद कह रहा है बच्चों, किसी जीव की जीवन अवधि का आवश्यक रूप से आकार, साइज से संबंध नहीं है। कह रहा है कोई भी जीव जो है, उसकी जो जीवन अवधि है, उसका जो जीवन काल है ना, उसकी जो जीवन अवधि है, उसका कभी भी किसी जीव के रूप से या आकार या साइज से निर्भर नहीं करता। यानी साइज़ पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता है, कोई संबंध नहीं है कि कोई जीव का आकार छोटा है तो वो कम दिन तक जिएगा, या किसी जीव का आकार बड़ा है तो वो ज़्यादा दिन तक जिएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी। किसी भी जीव की जीवन अवधि आकार पर निर्भर नहीं करती है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि कौवा है और तोता के आकार में कोई अंतर नहीं होता है। यानी कौवा जो है ना, ये जो कौवा है और जो तोता होता है, उसके अगर शरीर की बात करें तो आकार में कोई अंतर नहीं होता है, फिर भी इन दोनों के जीवन अवधि में बहुत अंतर होता है। जैसे अगर हम यहाँ पे कौवे की बात करें तो ये 15 साल तक जीता है, और ये इसकी अगर हम बात करें तो ये 140 साल तक जीता है। तो एक
दोनों के आकार की बात करें तो लगभग आकार में ज़्यादा अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। लेकिन कौवा 15 साल तक जीता है और तोता जो है वो कितने साल तक जीता है बच्चों? तो 140 साल तक जीता है। तो जीवन काल में बहुत अंतर है, लेकिन आकार में कोई अंतर नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि जीवन अवधि जो है आकार पर निर्भर नहीं करती है। ओके, लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट नेसेसरली को रिलेटेड विद देयर साइज। यहाँ पे वही चीज़ें लिखी गई हैं इंग्लिश में कि जो जीवन अवधि है वो किससे रिलेट नहीं करता है? साइज से रिलेट नहीं करता, आकार से रिलेट नहीं करता है। जैसे कि लिखा है कि साइज ऑफ क्रो एंड पैरोट आर नॉट वेरी डिफरेंट, बहुत अंतर नहीं है, फिर भी इनके जीवन काल में लाइफ स्पैन में क्या होता है? वाइड डिफरेंस है, यानी बहुत डिफरेंस होता है। इसके बाद क्या कह रहा है? जीवन अवधि भले ही कितनी ही हो, जीवन अवधि भले ही कितनी ही हो, परंतु प्रत्येक जीव की मृत्यु सुनिश्चित है। मतलब जीवन अवधि चाहे कई 100 साल हो, कई 1000 साल हो, लेकिन उनकी मृत्यु सुनिश्चित है, एक दिन उनको मरना ही है। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि एक कोशिकीय जीवों को छोड़कर कोई भी जीव अमर नहीं है। एक कोशिकीय जीव जो बाइनरी फ्यूजन करते हैं, द्विखंडन विधि से जो रिप्रोड्यूस करते हैं, है ना, जो द्विखंडन विधि से रिप्रोड्यूस करते हैं, वैसे एक कोशिकीय जीव को क्या माना जा सकता है? अमर माना जा सकता है, इमोर्टल माना जा सकता है। इसके अलावा कोई भी जीव इमोर्टल नहीं है, लेकिन सारे के सारे क्या हैं? मरणशील है, सिवाय एक कोशिकीय जीवों के। यहाँ लिखा है वेदर विद अ लाइफ स्पैन डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज सर्टेनिटी। कहने का मतलब है कि जीवन अवधि चाहे कुछ भी हो, है ना, जीवन अवधि चाहे कुछ भी हो, कितना ही ज़्यादा बड़ा जीवन अवधि हो, कितना ही लंबा जीवन अवधि हो, लेकिन डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज सर्टेनिटी। कहने का मतलब है कि जीवन जो है कितना भी लंबा होगा, लेकिन डेथ होना ही होना है, मृत्यु जो है वो सुनिश्चित ही है। नो इंडिविजुअल इमोर्टल, कोई भी इंडिविजुअल जो है इमोर्टल नहीं है, अमरणशील नहीं है, एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। सिर्फ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ही क्या हो सकता है? अमरणशील हो सकता है, यानी अमर हो सकता है या अमर माना जाता है। इसके बाद देखते हैं बच्चों क्या है। इन जनरल लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैन बी डिफाइंड एज एवरेज एज टिल विच पीपल ऑफ कंट्री आर एक्सपेक्टेड टू लाइव। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है? ये कह रहा है कि कुछ जो लोग हैं, एवरेज एज डिफाइंड एज एवरेज एज, यानी एक औसत उम्र की बात हो रही है, जिसमें कोई भी कंट्री का आदमी जो जी सकता है, कितना दिन तक जी सकता है, तो वो उसकी क्या होती है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है ना। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना दिनों तक कोई जी सकता है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि करंट लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है इंडिया के, यानी इंडिया के जो लोग हैं वो कितना दिनों तक जी सकते हैं। तो 2024 के अनुसार से 70.62 ईयर्स तक जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया की निकली है, एंड 0.29% इंक्रीज़ हुआ है 2023 से। यानी 2023 में थोड़ा कम था और 2024 में थोड़ा और क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी और बढ़ गई है। ओके, इसके बाद कह रहा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी फॉर इंडिया इन 2023 वाज 70.42 और 24 में कितना है? तो 70.62 है, और 2023 में कितना था? 2023 में कितना था? तो 2023 के आंकड़े के अनुसार से जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है कि इंडिया के लोग कितना दिनों तक जी सकते हैं, एवरेज क्या है? तो 70.42 ईयर्स तक है। ये कह रहा है कि 0.33% इंक्रीज फ्रॉम द 2022, यानी 2022 से 0.33%, यानी जो 0.33% क्या है? ज़्यादा है। तो 0.33% ज़्यादा 2023 में हुआ, और 0.29% ज़्यादा किस में हो गया? तो 2024 में। वही देखा जाए कि हांगकांग की बात करें तो वहाँ के लोग जो है 85.63 ईयर्स तक जीते हैं। जापान के लोग 84.85 साल तक जी सकते हैं। साउथ कोरिया के लोग 84.43 ईयर्स तक जी देते हैं, है ना। फ्रेंच पॉलिनेशिया में 84.19 वर्ष तक जीते हैं। और इंडिया में कितना तक होता है एवरेज? तो 72.24 वर्ष तक जीते हैं। तो ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी है कि कोई भी जो आदमी है, कोई भी जो ह्यूमन है, कोई भी जो मनुष्य है, वो एवरेज कितना दिनों तक जी सकता है। इसके बाद बच्चों बात करते हैं कुछ जीवों की अनुमानित, कुछ जीवों
कुछ जीवों की अनुमानित जीवन अवधि, कुछ जीवों की अनुमानित जीवन अवधि की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो अगर हम हाथी को अगर देख रहे हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बच्चों, तो हाथी करीबन जो है 75 ईयर्स तक जीवित रहता है, 75 ईयर्स तक जीवित रहता है। गुलाब के पौधे की अगर हम बात करें बच्चों, तो ये 10 वर्ष तक जीवित रहता है, 10 वर्ष तक रहता है। एक कुत्ते की बात करें तो ये 25 साल तक जीवित रहता है बच्चों। और तितली जो है 1 से 2 हफ्ते तक ही जीवित रहती है, और कौवा जो है 15 साल तक जीवित रह सकता है। तो कुछ जीवों की यहाँ पे अनुमानित जीवन अवधि दी गई है। उसी तरह से केले के पौधे की बात करें तो ये क्या है, 25 साल तक जीवित रह सकता है ना। लेकिन क्या होता है कि जब ये फल दे देता है, जब ये फल दे देता है तो फिर इसको क्या करते हैं, काट देते हैं। लेकिन अगर इसे नहीं काटा जाए तो ये 25 साल तक जीवित रह सकता है। काऊ जो है इसकी भी उम्र लगभग 17 से लेकर 25 साल तक हो सकती है, यानी मैक्सिमली कितना जीवित रह सकता है, 25 साल तक। एक गाय जो है उसकी जीवन अवधि होती है। और यहाँ पे तोते की जीवन अवधि को देखते हैं तो कितना है, 140 साल तक एक तोता जीवित रह सकता है। और अगर मगरमच्छ की बात करें बच्चों, तो मगरमच्छ जो है वो 60 बरस तक जीवित रहता है। और एक घोड़ा का जो आयु है ना, एक घोड़े की जो आयु है वो कितनी है, ये जो घोड़े की आयु है ये क्या है, 50 वर्ष तक है। और एक फल मक्खी करीबन 1 महीने तक जीवित रहती है, यानी 1 महीना, यानी 1 माह जो है इसका लाइफ स्पैन है। कितना है, 1 माह तक, 1 महीने तक जीवित रह सकता है ये। इसके बाद अगर बात करें बच्चों, तो धान या गेहूं जो है, धान या गेहूं जो है 4 या 5 महीने तक, 4 या 5 महीने तक, यानी 4 to 5 मंथ तक इसका लाइफ स्पैन है। और उतने दिन तक ये क्या होता है, फिर हार्वेस्ट कर लेते हैं। कछुआ देखो, तो कछुए का जो उम्र है, लाइफ स्पैन है, जीवन अवधि है, वो 100 से लेकर के क्या है, 150 वर्ष तक है बच्चों। एंड बरगद का तो लाइफ स्पैन क्या होगा, तो बरगद का लाइफ स्पैन 300 से 500 साल तक माना गया है। 300 साल से 500 साल तक जीवित रह सकता है, यानी 1 से लेकर 300 साल तक या 1 से लेकर 500 साल तक जीवित रह सकता है। कुछ पौधे और भी हैं, जैसे अगर हम बात करें कि यह बरगद ट्री हो गया है ना, लेकिन अगर हम पीपल ट्री की बात करें, पीपल की अगर बात करें, यानी पीपल का जो है, पीपल का पौधा जो है बच्चों, पीपल का जो पौधा है बच्चों, ये करीबन जीवित रह सकता है कितना, 2500 से 3000 साल तक, 2500 से 3000 साल तक पीपल का पौधा जीवित रहता है। अगर हम आम के पौधे, आम के पेड़ की बात करें, तो आम का जो पेड़ है ये लगभग 200 से लेकर के 250 साल तक जीवित रह सकता है, 200 साल से लेकर के 250 साल तक जीवित रह सकता है बच्चों। तो कुछ जीवों का जो यहाँ पे लाइफ स्पैन है हमने यहाँ पे देखा, जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, आपके एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे बच्चों, जनन क्या है ना, रिप्रोडक्शन क्या है, जनन क्या है, उसकी हम बात करेंगे। क्या कहता है, कह रहा है बच्चों कि जीवन में जनन को यहाँ एक जीव विज्ञानीय प्रक्रम के रूप में परिभाषित किया गया है। यानी एक बायोलॉजिकल जो फिनोमिना है, बायोलॉजिकल जो घटना है ना, जीव विज्ञानी घटना के रूप में इसको देखा गया है कि ये एक जैविक क्रिया है ना। जीवों में जनन क्या है, एक जैविक क्रिया है। इसमें क्या होता है, जिसमें एक जीव अपने समान एक छोटे से जीव यानी संतति को जन्म देते हैं। यानी एक जीव अपने ही जैसे है ना छोटे जीव को जन्म देता है, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, उस प्रक्रिया को बोलते क्या हैं, जनन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, जनन कहते हैं। अच्छा, इसको देखा जाए तो लिखा है हमने, रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस या ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। कह रहा है कि जो जनन है एक ऐसी प्रक्रिया है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, यानी जैविक प्रक्रिया है, जिसमें एक जीव अपने जैसे छोटे जीवों का निर्माण करता है। तो छोटे जीव का निर्माण, अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करना, अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करना ही क्या कहलाता है बच्चों, कहलाता क्या है, जनन कहलाता है। क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। यानी अगर कोई एक जीव है ना, अगर कोई एक जीव है, कोई एक जीव है ना, इस तरह से मान लो कि एक जीव है, तो ये क्या करेगा, अपने ही जैसे नए जीव का निर्माण करेगा, अपने ही जैसे नए जीव का निर्माण करेगा। तो अपने जैसे नए जीव का अगर निर्माण करता है तो ये जो प्रक्रिया है इसको क्या कहेंगे, जनन कहेंगे। क्या कह रहा है, संतति में वृद्धि होती है, उसमें उनमें परिपक्वता आती है,
तथा इसके बाद वह नई संतति को जन्म देता है। यानी जो ऑफस्प्रिंग बना, जो बच्चा बना, वो बच्चा फिर वृद्धि करेगा और फिर वो मैच्योर होगा, फिर वो जवान होगा, फिर वो एडल्ट होगा और उसके बाद फिर से वो नई संतति को जन्म देगा। यानी कह रहा है कि ऑफस्प्रिंग यानी जो संतति होता है वो मैच्योर होता है, परिपक्व होता है और बाद में फिर वो नया ऑफस्प्रिंग, नई संतति को जन्म देता है। इस प्रकार जन्म, वृद्धि तथा मृत्यु का चक्र हमेशा चलता रहता है ना। बच्चों कह रहा है कि जन्म है, वृद्धि है और मृत्यु का चक्र ये चलता रहता है। यानी इस प्रकार से देयर इज अ साइकिल ऑफ बर्थ, यानी एक चक्र चलता है। किसका? जन्म का चक्र चलता है, वृद्धि का चक्र चलता है और फिर डेथ हो जाता है। यानी जन्म होता है, ग्रोथ होता है, फिर डेथ हो जाता है। जनन प्रजाति में एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में निरंतरता बनाए रखती है। यानी जनन जो है, रिप्रोडक्शन क्या करता है? इनेबल द कंटिन्यूटी ऑफ स्पेसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। यानी जनन की जो प्रक्रिया है वो स्पेसीज में यानी प्रजातियों में, है ना, प्रजातियों में। जैसे मानव की अगर मानव प्रजाति है तो मानव प्रजाति अगर रिप्रोड्यूस कर रहा है और वो नए बच्चे उत्पन्न कर रहा है तो क्या करेगा कि मानव जाति की निरंतरता, कंटिन्यूटी, है ना, मानव जो जाति है, प्रजाति है, उसकी कंटिन्यूटी, निरंतरता क्या होगा? पीढ़ी दर पीढ़ी मेंटेन रहेगी। यानी पीढ़ी दर पीढ़ी अगर आप निरंतरता बनाए रखना चाहते हैं अपनी पीढ़ी का, है ना, अपने जैसे संतान का, अपने जैसे ऑर्गेनिज्म का, तो इसके लिए क्या ज़रूरी है? जनन जरूरी होता है। यानी जनन क्या करता है? कंटिन्यूटी को मेंटेन करता है। किसकी? स्पेसीज को, है ना, जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी। तो आगे समझते हैं बच्चों क्या है। आगे कह रहा है कि जीव विज्ञानीय संसार में व्यापक विविधता पाई जाती है। यानी कह रहा है कि जो लिविंग वर्ल्ड है, जो लिविंग वर्ल्ड है, इस लिविंग वर्ल्ड में क्या है? बहुत सारी विविधता होती है, बहुत सारी विभिन्नता है। सारे जीव अलग अलग हैं, सब एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं। अगर मानव भी है तो मानव एक जैसे हैं, लेकिन मानव को अगर खड़ा कर दिया जाए 10 को एक सामने तो 10 के 10 चेहरे अलग अलग मिल जाएंगे। एक ही माँ बाप के कई बच्चे होते हैं लेकिन बच्चे आपस में थोड़ा भिन्न होते हैं, तो बहुत विविधता पाई जाती है। प्रत्येक जीव अपने को बहुगुणित करने तथा संतति उत्पन्न करने के लिए अपनी ही विधि विकसित करता है। कह रहा है कि विविधता तो बहुत है, संसार में बहुत तरह के जीव हैं, लेकिन कोई भी जीव संतति उत्पन्न करने के लिए किसी दूसरे जीव के तरीके को इस्तेमाल नहीं करता है, अपने ही तरीके को इस्तेमाल करता है, किसी दूसरे के तरीक़ों को इस्तेमाल नहीं करता। जैसे मान लो कि अगर ह्यूमन है ना, तो ह्यूमन है तो ह्यूमन का जो मेथड है रिप्रोडक्शन का वो मेथड अपनाएगा, है ना। और जो अगर मान लो कि डॉग है तो डॉग के पास जो मेथड है रिप्रोडक्शन का वो अपनाएगा। और अगर मैंगो प्लांट है तो मैंगो प्लांट के पास जो मेथड है रिप्रोडक्शन का वो अपनाएगा। कभी भी ह्यूमन डॉग पैदा नहीं करेगा या कभी भी मैंगो में अमरूद नहीं लगेगा और कभी जो है डॉग में बकरी का बच्चा नहीं बनेगा। तो सभी जीव क्या करते हैं? अपनी अपनी विधि को अपनाते हैं, किसी दूसरे की विधि को कोई कॉपी नहीं करता है। तो यहाँ लिखा है देयर इज़ अ लार्ज डाइवर्सिटी, यानी बहुत विविधता है बायोलॉजिकल वर्ल्ड में, यानी जीव विज्ञानीय संसार में। ईच ऑर्गेनिज्म है इवॉल्व इट्स ऑन मैकेनिज्म, यानी प्रत्येक जीव अपना तरीका अपनाता है अपने आप को वृद्धि करने का और नए संतान बनाने का। जीव किस प्रकार से जनन करता है ना, जीव किस प्रकार से जनन करता है यह किन बातों पर निर्धारित होगा। यानी कोई भी जीव किस प्रकार से जनन करेगा, कैसे रिप्रोडक्शन करेगा, वो किन बातों पर निर्भर करता है। तो निर्भर करता है उसके वास स्थान पे कि कहाँ वो पाया जाता है, वो जल में पाया जाता है कि थल में पाया जाता है ना, कहाँ पाया जाता है उसमें निर्भर करता है। उसकी आंतरिक शारीरिक क्रिया क्या है, उसके शरीर के अंदर कैसी क्रियाएं चल रही है ना, उसके शरीर के आंतरिक क्रिया विज्ञान कैसा है उस पर निर्भर करता है। एवं अन्य कई कारक सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। यानी कोई जीव कैसे जनन करेगा, किस तरह से रिप्रोड्यूस करेगा, वो किस पे डिपेंडेड है, वो डिपेंडेड किस पे है, डिपेंडेड है कि वो कहाँ रहता है, उसके शरीर की आंतरिक क्रिया क्या है, उसकी फिजियोलॉजी क्या है ना। ऐसे बहुत सारे कारक हैं। तो यहाँ लिखा है कि ऑर्गेनिजम्स हैबिटेट यानी वासस्थान, हैबिटेट मतलब वासस्थान, रहने की जगह, एंड इट्स इंटरनल फिजियोलॉजी मतलब आंतरिक शरीर क्रिया की बात हो रही है।
एंड सेवरल अदर फैक्टर आर कॉलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ इट रिप्रोड्यूस। कैसे ये रिप्रोड्यूस करेंगे, कैसे ये जनन करेंगे, ये इन सब बातों पे निर्धारित करता है। आगे समझते हैं बच्चों क्या है। तो जनन के प्रकार की हम बात करेंगे बच्चों। जनन के प्रकार, तो जनन प्रक्रिया जो है दो प्रकार की होती है। जनन की जो प्रक्रिया है बच्चों वो दो प्रकार की होती है। एक है ना, जो क्या होता है, जनन प्रक्रिया दो प्रकार की होती है, जो एक या दो जीवों के बीच भागीदारी पर आधारित रहती है। यानी जनन की जो प्रक्रिया है ना, उसमें क्या है, या तो एक जीव भागीदारी निभाएगा या दो जीव निभाएगा। यानी एक या दो जीव मिलकर के क्या करते हैं, जनन की प्रक्रिया करते हैं। यानी जनन प्रक्रिया में कभी कभी ऐसा होगा कि एक ही जीव जो है वो इन्वॉल्व रहेगा और नया इंडिविजुअल बनाएगा। कभी कभी क्या होगा कि दो जीवों की भागीदारी जरूरी होगी, यानी दो जीव अगर नहीं होगा तो नया जीव का निर्माण नहीं होगा। तो ये कह रहा है कि बेस्ड ऑन वेदर देयर इज पार्टिसिपेशन, क्या भागीदारी है, एक ऑर्गेनिज्म का भागीदारी है या दो ऑर्गेनिज्म का भागीदारी है, इसके बेसिस पे जो जनन की प्रक्रिया है, रिप्रोडक्शन है, वो दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक जो है जिसे कहते क्या है, अलैंगिक जनन। क्या कहते हैं उसको, अलैंगिक जनन। क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन। ये हमें कह रहा है क्या, अलैंगिक जनन की हम बात करें। क्या होता है अलैंगिक जनन में, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा, यानी एक ही जीव के द्वारा होता है ना, एक ही जीव के द्वारा होता है ना, एक ही जीव द्वारा युग्मक गैमीट का निर्माण की भागीदारी के साथ अथवा इसकी अनुपस्थिति में हो तो वह जनन अलैंगिक कहलाता है। कह रहा है कि ऐसे अलैंगिक जनन में क्या होता है, संतति की उत्पत्ति होती है, नए जीव का निर्माण होता है, एकल जनक युग्मक द्वारा होता है ना, एकल जनक युग्मक के द्वारा होता है, निर्माण के द्वारा होता है, या इसकी अनुपस्थिति में भी जनन हो सकता है। तो ऐसे जनन को बोलते हैं अलैंगिक जनन। मतलब क्या है, कह रहा है कि वेन ऑफ स्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट, यानी एक ही पेरेंट होगा, क्या करेगा, विद और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गैमीट फॉर्मेशन। गैमीट का फॉर्मेशन युग्मक बन भी सकता है, युग्मक नहीं भी बन सकता है। तो ऐसे में अगर नए जीव का निर्माण होता है एक सिंगल पेरेंट के द्वारा, सिंगल पेरेंट के द्वारा अगर जीव का निर्माण होता है तो उसको कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं बच्चों। लैंगिक जनन में क्या होता है, जब दो जनक, और दोनों क्या होने चाहिए, विपरीत लिंग वाले होने चाहिए। यानी विपरीत लिंग वाले का मतलब एक मेल होगा और एक क्या होगा, तो एक फीमेल होगा। एक मेल होगा तो क्या होगा, एक फीमेल होगा। तो एक मेल और फीमेल मिलकर के क्या करते हैं, जनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तथा नर और मादा युग्मक, यानी मेल और फीमेल गैमीट बनाता है, यानी युग्मन होता है। तो इसको कहते क्या है, लैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, लैंगिक जनन कहते हैं। कह रहा है कि व्हेन टू पेरेंट्स, अपोजिट सेक्स वाले होने चाहिए, मेल फीमेल होने चाहिए, पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड ऑल्सो इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, इट इज़ कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कहता है कि मेल एंड फीमेल गैमीट बनेंगे, नर और मादा दोनों होंगे, और तब जाके नया जीव बनेगा। इसे कहते क्या हैं, लैंगिक जनन बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। आगे देखते हैं बच्चों क्या है। आगे की अगर हम बात करें बच्चों, तो अलैंगिक जनन की विशेषता, अलैंगिक जनन की विशेषता की हम बात करें, अलैंगिक जनन की क्या विशेषताएं हैं। कह रहा है इस विधि में एकल जीव, इस विधि में एकल जीव है ना, एकल जीव यानी जनन संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। यानी जनन करने की क्षमता रखता है या संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। यानी एक ही जीव जो है क्या करेगा, संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है ना। तो ये एक इसकी विशेषता हो गई कि अलैंगिक जनन में दो जीव का ज़रूरत नहीं है, नर और मादा की कोई आवश्यकता नहीं है। एक ही जीव काफ़ी है एक नया जीव बनाने के लिए, संतति उत्पन्न करने के लिए, है ना। इसमें किसी तरह से कोई मेटिंग की आवश्यकता नहीं है, शादी वादी करने की आवश्यकता नहीं है, किसी को दुल्हन ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। तो कह रहा है इन दिस मेथड सिंगल इंडिविजुअल पेरेंट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। यानी एक ही जो पेरेंट है, एक ही जो जीव है, वो नया इंडिविजुअल बना देता है बच्चों। इसके परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है वह केवल एक दूसरे के समरूप ही नहीं बल्कि अपने जनक के एकदम समान होती है। कहता है क्या
कि अलैंगिक जनन की एक विशेषता ये भी है कि जो नया जीव बनेगा, नई संतति जो बनेगा, वो संतति अपने अपने जो जनक कोशिका है, यानी जनक है, यानी पेरेंट है, माता पिता है, उससे हूबहू होगा, एकदम समान होगा, एकदम समान होगा, कोई विविधता नहीं आएगी। यानी हूबहू अपने माता पिता के जैसा होगा, क्योंकि माता पिता तो एक ही होंगे, माता होगा या पिता होगा, यानी मदर सेल ही होता है। अलैंगिक जनन में क्या होता है, फादर नहीं होता, मदर सेल ही होता है, यानी सिर्फ और सिर्फ माता के जैसा होगा। The offspring that are produced are not only identical to one another but are exact copy of their parent. जो इंडिविजुअल बनेगा, जो नई संतति बनेगी, सिर्फ आइडेंटिकल ही नहीं होगा बल्कि हूबहू अपने पेरेंट के जैसा होगा, अपने अभिभावक या माता पिता के जैसा होगा। आकारकीय तथा आनुवांशिक रूप से एक समान जीवों के लिए क्लोन शब्द की रचना की गई है। जो जीव आकारकीय रूप से, यानी आकार और आनुवांशिक गुण, यानी आकार भी एक जैसा है और आनुवांशिक गुण भी एक जैसा है, वैसे जीवों के लिए क्लोन शब्द का इस्तेमाल किया है। कौन सा शब्द इस्तेमाल किया है? क्लोन शब्द की रचना की गई है। द टर्म क्लोन, यहाँ पे लिखा है द टर्म क्लोन इज यूज टू डिस्क्राइब सच मार्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल। जो ऑर्गेनिज्म आकार में और आनुवांशिक गुण दोनों में एक जैसा होता है, उसके लिए टर्म इस्तेमाल किया गया है क्लोन। कौन सा टर्म इस्तेमाल किया गया बच्चों? क्लोन टर्म इस्तेमाल किया गया है। ओके। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन बच्चों क्या है? अलैंगिक जनन सामान्य रूप से एकल जीव, अलैंगिक जनन में क्या है, सिर्फ एक ही जीव है ना, पादप तथा जीव अपेक्षाकृत साधारण जीव आदि में पाया जाता है। यानी अलैंगिक जीन जो है एक सिंगल कोशिकाओं में पाया जाता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, या कुछ पौधे हैं या कुछ जीव हैं जो बिल्कुल ही साधारण हैं, उन्हीं में पाया जाएगा, सब में पाया नहीं जाता है। इसलिए लिखा है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन अमंग सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, यानी एकल जीव में, एक कोशिकीय जीवों में ही पाया जाता है। और एंड इन प्लांट्स एंड एनिमल विद रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, साधारण से साधारण जीवों में, सिंपल ऑर्गेनाइजेशन जिनके पास हो, छोटे जीव हो, उनमें ये पाया जा सकता है। बड़े बड़े जीवों में, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में, यानी जो जटिल जीव है, उसमें ये पाया नहीं जाता है। आगे देखते हैं बच्चों क्या है अलैंगिक जनन के प्रकार में। देखते हैं क्या है। प्रजीव तथा एक केंद्रीय जीव, जैसे प्रोटिस्टा है, मोनेरा है ना। प्रजीव किसको बोलते हैं? प्रोटिस्टा को बोलते हैं। एक केंद्रीय जीव किसको बोलते हैं? मोनेरा को बोलते हैं। में जनक कोशिका दो में विभक्त होकर नए जीवों को जन्म देता है। यानी कह रहा है कि प्रोटिस्ट एंड मोनेरंस द ऑर्गेनिज्म और द पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। कह रहा है कि ऐसे में क्या होता है कि एक जो कोशिका है, एक जो ऑर्गेनिज्म है, ये अपने बॉडी को डिवाइड करता है और क्या कराता है, दो नए संतति का निर्माण करता है ना। एक जो है डिवाइड करके, अपने बॉडी को तोड़ करके दो संतति का निर्माण करता है ना। तो ये भी एक प्रक्रिया है जिसमें मोनेरन और प्रोटिस्टा क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। यानी प्रजीव और एक केंद्रीय जीव ऐसे करते हैं कि अपने शरीर को तोड़ देते हैं, यानी डिवाइड करता है और डिवाइड करके नए कोशिकाओं का निर्माण करता है, नए इंडिविजुअल का निर्माण करता है। अतः इन जीवों में कोशिका विभाजन एक प्रकार की जनन की क्रियाविधि मानी जाती है। यानी जो डिवीजन का प्रोसेस है, जो सेल डिवीजन है ना, सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन जो होती है, कोशिका विभाजन ही क्या है, इनमें प्रजनन की भी प्रक्रिया मानी जाती है। क्योंकि कोशिका विभाजन होती है तो कोशिका भी बनता है नया, और जो एक कोशिका बना वो एक जीव भी बन जाता है। तो कोशिका विभाजन ही क्या है, एक विधि मानी जाती है, प्रजनन की विधि मानी जाती है। अतः दस इन दिस ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन इटसेल्फ ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी सेल डिवीजन खुद में क्या है, एक प्रजनन का एक प्रकार हो जाता है। बहुत से एकल कोशिका, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, बहुत से एकल कोशिका जीव द्विखंडन से उत्पन्न होते हैं, बाइनरी फ्यूजन करते हैं, जिसमें एक कोशिका दो भागों में विभक्त हो जाती है और प्रत्येक भाग एक वयस्क जीव के रूप में तीव्रतापूर्वक वृद्धि कर जाता है, जैसे अमीबा में, पैरामीशियम में। इसमें कह रहा है कि मेनी सिंगल सेल, बहुत सारे कोशिकीय जीव क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन का मतलब द्विखंडन विधि से करते हैं।
और द्विखंडन विधि से क्या होता है, जहाँ पे एक कोशिका डिवाइड करके दो हाफ में बदल जाता है, दो पार्ट में बदल जाता है, और दोनों पार्ट फिर तेज़ी से ग्रो करेगा और एक नया जीव बना लेगा। यानी इसमें क्या है कि एक कोशिका टूटती है और टूट करके दो जीव बनाती है ना, दो टुकड़े बनाती है और दो टुकड़े ग्रो करके क्या बनते हैं, नए एडल्ट बनते हैं, वयस्क बन जाते हैं। तो ये किस में है, अमीबा में होता है और पैरामीशियम में होता है। आगे देखते हैं बच्चों क्या होता है इसमें। ईस्ट जो कि एक कोशिकीय कवक है, ईस्ट जो एक कोशिकीय कवक है ना, ईस्ट में यह विभाजन एक समान नहीं होता तथा छोटी कलिकाएं उत्पन्न हो जाती है जो प्रारंभ में जनक कोशिकाओं से जुड़ी रहती है। ईस्ट में यह विभाजन एक समान नहीं होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक जीव टूट करके दो जीवों का निर्माण करता है, बल्कि एक कलिकाएं निकलती है, एक कलिकाएं उत्पन्न होती है जो जनक कोशिकाओं से जुड़ी रहती है और बाद में अलग होकर नए ईस्ट जीव में परिपक्व हो जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं बच्चों की क्या है, यहाँ पे देखते हैं कि जो अमीबा है ना, अमीबा का ये शरीर है और अमीबा के शरीर में क्या है, बदलाव हो रहा है। इसके जो ये जो केंद्रक है, न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस क्या होती है, पहले डिवाइड कर जाती है, न्यूक्लियस में डिवीज़न हो जाता है, न्यूक्लियस में डिवीज़न के बाद, केंद्रक में विभाजन के बाद ये जो कोशिका है, ये कोशिका में विभाजन होकर के दो डॉटर सेल का निर्माण करता है। तो ये क्या है, द्विखंडन विधि है, ये बाइनरी फिजन है, ये द्विखंडन विधि है। द्विखंडन विधि से अमीबा में रिप्रोडक्शन होगा। यहाँ लिखा है सेल डिवीजन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बडिंग इन ईस्ट है और बाइनरी फिजन इन अमीबा है ना। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है कि जो ईस्ट है, ये ईस्ट सेल है, पेरेंट सेल है। पेरेंट सेल में क्या बना, तो ये एक बड बन गया है और बड बन रहा है। तो यहाँ पे इसके जो न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है, ये भी क्या हो रहा है, यहाँ पे एक न्यूक्लियस पूरी तरह से है और यहाँ पे क्या है कि ये डिवाइड कर रही है, क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है और यहाँ पे डिवाइड होकर के पूरी तरह से अलग हो गई है। और अलग होने के साथ साथ फिर क्या हुआ, जो ये बड बना है, ये जो बड बना है, ये बड भी क्या हो रहा है, पेरेंट से सेपरेट होकर के, लेकिन उसके साथ में है। कह रहा है कि जब कंडीशन, जब वातावरण इसके अनुरूप होगा, तब ये जो बड है फिर से अलग होकर के नया ईस्ट बनाएगा, है ना, तब ये फिर से अलग होकर के नया ईस्ट बनाएगा। तो यही लिखा है कि ईस्ट में विभाजन एक समान नहीं होता है, छोटी सी कलिकाएं उत्पन्न होती है जो प्रारंभ में जनक कोशिका से जुड़ी रहती है और बाद में अलग होकर के नए ईस्ट जीव में परिपक्व हो जाता है। इन ईस्ट the division is equal and small buds are produced that remain attached initially to the parent cell, which eventually get separated and mature into new yeast organism। तो ये कह रहा है कि पहले अनइक्वल डिवीज़न होता है और छोटे से बड के रूप में निकलता है, फिर उस जो जनक कोशिका है उसी से जुड़ी रहती है और बाद में सेपरेट होकर के नए ईस्ट का निर्माण करती है। फंजाई जगत के सदस्य तथा साधारण पादप जैसे शैवाल विशेष अलैंगिक जननीय संरचनाओं द्वारा जनन करते हैं। यानी जो फंगी है और जो प्लांट होते हैं, खास करके एल्गी, उनके पास एक स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है ना। मेंबर ऑफ किंगडम फंगी एंड सिंपल प्लांट्स लाइक एल्गी रिप्रोड्यूस थ्रू स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर स्ट्रक्चर होते हैं उसके पास में। देखते हैं क्या है बच्चों। तो यहाँ पे क्या है, इन संरचनाओं में, यानी जो संरचनाएं हैं, कौन सी संरचनाएं हैं जो किस में पाई जाती है, फंजाई जगत में पाई जाती है और शैवाल में पाई जाती है। क्या होता है, इन संरचनाओं में अत्यंत ही सामान्य संरचनाएं अलैंगिक चल बीजाणु, जिसको जूओस्पोर्स बोलते हैं जो सामान्यतः सूक्ष्मदर्शीय चलनशील संरचनाएं होती है। कहता है कि जो संरचनाएं हैं, किस में संरचनाएं हैं, शैवाल में होती है या कवक में होती है। तो क्या होता है, चल बीजाणु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, चल बीजाणु, जिसको बोलते हैं जूओस्पोर्स बोलते हैं, है ना। तो जूओस्पोर्स सूक्ष्मदर्शी होते, बहुत छोटी संरचनाएं होती है और वही चल बीजाणु क्या करता है, नए जीवों का निर्माण करता है। द मोस्ट कॉमन ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स आर जूओस्पोर दैट यूजुअली आर माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, माइक्रोस्कोपिक यानी बहुत छोटे होते हैं, और मोटाइल मतलब चलनशील होते हैं। अन्य समान अलैंगिक जनन संरचनाएं जैसे कोनिडिया है, पेनिसिलियम जो कि एक फंगी है उसमें पाया जाता है, कलिका यानी जो बड है वो हाइड्रा में निकलता है,
एंड स्पंज में क्या निकलता है, जैम्यूल निकलता है। क्या निकलता है, जैम्यूल होते हैं, है ना। अदर कॉमन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जैसे कोनिडिया है, पेनिसिलियम में पाया जाता है, बड है जो कि हाइड्रा में होता है, एंड गेम्यूल है जो कि स्पॉन्ज में होता है। तो आगे देखते हैं बच्चों क्या है। ये जो दिख रहा है बच्चों, ये हमें दिख रहा है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, जिसको कहते हैं जूओस्पोर ऑफ क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास क्या है, तो एक शैवाल है ना। क्लेमाइडोमोनास क्या है बच्चों, तो एक कोशिकीय शैवाल है ना। एक कोशिकीय शैवाल है। तो एक कोशिकीय शैवाल में ये क्या है, जूओस्पोर है, चल बीजाणु है ना। और ये पेनिसिलियम है ना। ये क्या है, पेनिसिलियम है। पेनिसिलियम है जिसमें क्या पाए गए हैं, कोनिडिया। पेनिसिलियम में क्या पाए गए हैं, कोनिडिया पाए गए हैं। और ये दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, ये बड है हाइड्रा में। हाइड्रा जो कि एक एनिमल है, उसमें ये बड पाया गया है। और ये भी एक एनिमल है, स्पॉन्जेज, एक तरह का स्पॉन्जेज है, वाटर स्पॉन्ज है ये। तो इसमें भी क्या पाया गया है, गेम्यूल पाया गया है ना। इसमें क्या है, ये गेम्यूल पाया गया, तो इसके थ्रू ये रिप्रोड्यूस करेगा, गेम्यूल के थ्रू रिप्रोड्यूस करेगा। और ये गेम्यूल बाहर की ओर निकलेंगे और ये फिर नए स्पॉन्ज का निर्माण करेंगे, नए स्पॉन्ज का निर्माण करेंगे इस तरह से। आगे देखते हैं बच्चों क्या है। कह रहा है कि जबकि जंतुओं तथा अन्य साधारण जीवों में अलैंगिक शब्द का प्रयोग स्पष्ट रूप से तथा पादपों में इस शब्द का प्रयोग निरंतर किया जाता है। जंतुओं के लिए एवं अन्य साधारण जीवों में अलैंगिक शब्द का प्रयोग स्पष्ट रूप से होता है, यानी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का शब्द स्पष्ट रूप से होता है, तथा पादपों में इस शब्द का प्रयोग निरंतर किया जाता है। पादप में यानी पौधों में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का, है ना, अलैंगिक जनन के अंदर आता है। वाइल इन एनिमल अदर सिंपल ऑर्गेनिज्म द टर्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूज्ड एम्बिग्यूअसली, यानी क्या होते हैं, साधारण जीवों में स्पष्ट रूप से होता है। एम्बिग्यूअसली का मतलब स्पष्ट रूप से होता है ना। इन प्लांट, पादपों में, पौधों में क्या है, द टर्म वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज फ्रीक्वेंटली यूज, यानी पादप में फ्रीक्वेंटली यूज होता है क्या, कायिक प्रवर्धन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कायिक प्रवर्धन बोलते हैं, वो यूज होता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो पादप के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और अलैंगिक जनन ज़्यादा इस्तेमाल होता है किसके लिए, एनिमल्स के लिए, साधारण जीवों के लिए। पादपों में कायिक प्रवर्तन की इकाई होती है, यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की इकाई होती है। जैसे ऊपरी भूस्थारी सर, जिसको जो प्रकंद होता है, या सरजोम बोलते हैं, है ना, सरजोम बोलते हैं प्रकंद को। एक शकरकंद होता है ना। एक बल्ब होता है जो भूस्तरी, एक ऑप्सिट है, भूस्तरी होती है जिसको ऑप्सिट बोलते हैं, जो वाटर हाइसिंथ में पाई जाती है, जलकुंभी में पाई जाती है। सभी नई संतति को पैदा करने का सामर्थ्य रखता है। जैसे कहता है कि पादपों में यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, यानी जो कायिक प्रवर्धन की जो इकाई है, रनर्स होती है। रनर्स क्या होता है, ऊपरी भूस्टारी होती है। दूब घास में, दूबी का जो घास होता है उसमें, उसको क्या बोलते हैं, रनर्स बोलते हैं। और जो राइजोम होता है, राइजोम जिसको बोलते क्या हैं, प्रकंद बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं उसको, राइजोम बोलते हैं, प्रकंद बोलते हैं। और एक होता है सकर्स होता है, ट्यूबर होता है ना। और क्या होता है, ऑप्सेट होता है। ऑप्सेट किस में पाया जाता है, तो ऑप्सेट पाया जाता है ना, ऑप्सेट पाया जाता है किसमें, तो जलकुंभी में पाया जाता है। बल्ब होता है। ऑल आर कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू न्यू ऑफस्प्रिंग। ये सभी क्या हैं, ये सभी कायिक प्रवर्धन की इकाई है ना। रनर्स पाई जाती है, या राइजोम पाया जाता है जो जिंजर में पाया जाता है, अदरक में या हल्दी में पाया जाता है। शकर्स होते हैं जो कि पुदीना में पाया जाता है। ट्यूबर होता है जो कि आलू में होता है। ऑप्सिट होता है जो कि जलकुंभी में पाया जाता है। बल्ब होता है जो कि ओनियन, प्याज में पाया जाता है। तो ये सभी के सभी जो है क्या होते हैं, तो कायिक प्रवर्धन की इकाई होती है। ये संरचनाएं कायिक प्रवर्ध, प्रोपेग्यूल कहलाती है। क्या कहलाती है, ये संरचनाएं जो कि नया जीव बना सकती है, कायिक प्रवर्ध या प्रोपेग्यूल कहलाती है। चूँकि इन संरचनाओं के निर्माण में दो जनक भाग नहीं लेते हैं, एक ही जीव इसमें होता है, इसलिए अलैंगिक जनन ही होगा। क्या होगा, अलैंगिक जनन ही होगा। दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल कहते हैं, कायिक प्रवर्ध बोलते हैं।
ऑब्वियसली सिंस द फॉर्मेशन ऑफ दीज स्ट्रक्चर डज नॉट इन्वॉल्व टू पेरेंट, कह रहा है कि इन संरचनाओं को बनाने में दो जीव नहीं इन्वॉल्व है, इसीलिए ये इन्वॉल्व क्या होंगे, एसेक्सुअल ही कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, एसेक्सुअल ही कहलाएंगे। तो जैसे रनर्स की बात करें तो दूब ग्रास होता है, दूब ग्रास है ना, दूब ग्रास की बात करेंगे, दूब ही घास होता है, दूब ग्रास। राइजोम होता है जिसको हम बोल सकते हैं कि ये अदरक में होता है, अदरक में होता है, बनाना में होता है ना, हल्दी में होता है। सकर्स है, मिल्ट में होगा यानी पुदीना में होगा। ट्यूबर है, ये पोटैटो में होगा यानी आलू में होगा, आलू में होगा। ऑफसेट है तो ये बाटर हाइसिंथ में होता है। बल्ब है तो ये ओनियन में होता है। आगे देखते हैं बच्चों क्या है। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो आलू है, पोटैटो है, इसके पास क्या है, आई बड होते हैं, आई प्रेजेंट होते हैं, और ये जर्मिनेट करके क्या बनाता है, आई बड बनाता है ना। एक सीज़न आने पर जब हम इसकी बुआई करेंगे, अगर हम इसको काट करके अलग करके, अगर जितने भी पार्ट है उसको काट करके हम अगर लगा दें खेतों में तो नए पौधे बन जाएंगे इससे। ये जो है ना, ये किस कैटेगरी में आता है, ये आता है ट्यूबर की कैटेगरी में, ये ट्यूबर की कैटेगरी में आता है बच्चों। और यहाँ पे देखेंगे ये जो जिंजर है, अदरक है ना, अदरक है, ये आता है किसकी कैटेगरी में, राइजोम की कैटेगरी में आता है, राइजोम, राइजोम की कैटेगरी में आता है। और ये जो है इसको कहते हैं बल्बिल, इसको कहते हैं बल्बिल। एगेब में, एगेब का पौधा है ये, बल्बिल होता है। और ये पथल चट्टा है जिसमें उसके पत्तियों के किनारे से ही नए बड बन जाते हैं, जड़ निकल जाती है और इसको नया, ये इससे नया पौधा बन जाएगा पूरी तरह से। और ये बीच में जो है इसको बोलते हैं ऑफसेट, है ना। ये जलकुंभी है, एक तरफ से ये जड़ है और ये दो पौधे के बीच में क्या है, ये ऑफसेट है। ये इसी से क्या होता है, इस तरह से ये आगे बढ़ गया, फिर ये आगे बढ़ के नए जलकुंभी बनाएगा, तो ये काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर जाता है, ये ऑफसेट है। तो यहाँ पे देखते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपग्यूल इन एंजियोस्पर्म में क्या है ना। आई इन पोटैटो जो है ना, पोटैटो में जो आई है ये वेजिटेटिव प्रोपग्यूल है। राइजोम इन जिंजर है, राइजोम जो है जिंजर। बल्बिन इन एगेब, एगेब में क्या है, बल्बिल है। लीफ बड ऑफ ब्रायोफाइलम में लीफ बड हमें दिख रहा है, लीफ बड दिख रहा है। ऑफसेट ऑफ बाटर हाइसिंथ, जलकुंभी में क्या दिख रहा है, ऑफसेट दिख रहा है। तो आगे देखते हैं बच्चों क्या है। कह रहा है कि आपने जलाशयों की महाविपत्ति, बाटर हाइसिंथ अथवा बंगाल के आतंक के बारे में तो सुना होगा। ये बहुत अच्छी कहानी है। बंगाल के आतंक की हम वहाँ पे बात कर रहे हैं, है ना। बंगाल के आतंक की जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बच्चों क्या है, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द स्कोरेज, है ना, स्कोरेज ऑफ वाटर बॉडीज और अबाउट द टेरर ऑफ बंगाल। कह रहा है कि महाविपत्ति की बात कर रहा है, स्कोरेज ऑफ वाटर यानी जलाशयों की महाविपत्ति, स्कोरेज ऑफ वाटर बॉडीज़, है ना, जलाशयों की महाविपत्ति की बात कर रहा है। बंगाल टेरर की बात कर रहा है, यानी बंगाल टेरर इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बाटर हाइसिंथ को बंगाल टेरर बोला जाता है। हुआ क्या, समझते हैं। जलीय पादप बाटर हाइसिंथ ठहरे जल में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला खरपतवार है। ये बिड्स है, एक तरह का खरपतवार है जो ठहरे हुए जल में सबसे ज़्यादा तेज़ी से वृद्धि करता है। द एक्वाटिक प्लांट बाटर हाइसिंथ विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्वेसिव बीड, है ना, वन ऑफ द मोस्ट इन्वेसिव बीड माना जाता है, सर्वाधिक वृद्धि करता है, सबसे ज़्यादा तेज़ी से, है ना, वृद्धि करने वाला खरपतवार माना जाता है। फाउंड ग्रोइंग वेदर देयर इज़ अ स्टैंडिंग वाटर, यानी ठहरे हुए जल में। स्टैंडिंग वाटर का मतलब क्या होता है, ठहरे हुए जल में जो है ये सर्वाधिक वृद्धि करता है। कह रहा है कि यह जल से ऑक्सीजन खींच लेता है, ये जल से ऑक्सीजन खींच लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप मछलियाँ मर जाती है। यानी जल में जो ऑक्सीजन है ये पौधा खींच लेगा, जिसके कारण मछलियों को ऑक्सीजन सही से नहीं मिल पाएगा और मछलियाँ मर जाएगी। इट ड्रेन ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर विच लीड्स टू डेथ ऑफ फिश, यानी मछली ये क्या करता है, जल से वाटर को खींच लेता है, जिसके कारण मछलियाँ डेथ कर जाती है। आगे देखते हैं बच्चों क्या है। इन पादप का भारतवर्ष में आगमन मात्र इनमें सुंदर आकार के पुष्प तथा पत्तियों के कारण हुआ था। कह रहा है कि भारतवर्ष में ये जो बाटर हाइसिंथ है इसको लाया क्यों गया था, ये लाया गया था कि इसके जो फूल होते हैं, है ना, फूल जो होते हैं वो सुंदर आकार के होते हैं ना,
सुंदर आकार के पुष्प होते हैं, यानी सुंदर पुष्प होता है, बहुत अच्छी पुष्प होते हैं, बहुत अच्छी पत्तियां होती है, इसके कारण इसको लाया गया था। दिस प्लांट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर एंड शेप ऑफ लीफ, यानी सुंदर फूल और लीफ के अच्छे शेप के कारण इसको लाया गया था। लेकिन क्या पता था कि ये इतना तेजी से ग्रो करेगा कि पूरे जलाशयों को भर देगा। यद्यपि यह कायिक प्रवर्धन यानी ऑफसेट जो होता है इसके थ्रू ही प्रवर्धन करता है, कायिक प्रवर्धन करता है। तो यद्यपि कायिक प्रवर्धन द्रुत गति से कर सकता है, अल्प समय में ही संपूर्ण जलाशय पर फैल जाता है। कम समय में ही पूरे जलाशय पर फैल जाएगा और अपने आप से जलाशय को ढक देता है। इससे छुटकारा पाना बहुत ही कठिन होता है, इससे छुटकारा नहीं पाएंगे। बच्चों आपने देखा होगा कि जो जलाशय है, तालाब है, उसमें कितना जो है कहीं कहीं पे जलकुंभी होती है, बहुत सारी होती है और जल्दी समाप्त भी नहीं होता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही चला जाता है। Since it can propagate vegetatively at the phenomenon rate and spread all over the water body in a short period of time, ये वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करेगा और काफ़ी कम समय में पूरे तालाब में फैल जाता है। एंड वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट रिड ऑफ देम, यानी मुश्किल है इससे छुटकारा पाना। आगे समझते हैं बच्चों क्या है। आलू है, गन्ना है, केला है, अदरक है, डहेलिया है जैसे पादपों की खेती किस प्रकार होती है या किस प्रकार की जाती है। कह रहा है कि हाउ प्लांट्स लाइक पोटैटो, शुगर केन, बनाना, जिंजर, डहेलिया आर कल्टिवेटेड, कैसे इनकी खेती होती है। अभी हमने देखा है कि आलू के कंद पर स्थित कलिका, जिसे आँख भी कहते हैं, आलू पे आँख भी कहते हैं, अभी हमने देखा था कि उसको क्या बोलते हैं, आँख बोलते हैं। तो यहाँ पे बच्चों देखो क्या है, आलू के ऊपर में क्या है, आलू का जो कंद है, ट्यूबर है ना, ट्यूबर बोलते हैं या कंद बोलते हैं, ट्यूबर को ही कंद बोलते हैं, ट्यूबर को क्या बोलते हैं बच्चों, कंद बोलते हैं। तो कंद पे क्या है, आँख है, यहाँ पे ये क्या दिख रहा है, आँख दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं बच्चों कि जो आँख भी कहते हैं, से और केले तथा अदरक के प्रकंद से नन्हा सा पादप निकलता हुआ देखा होगा। यानी अदरक, अदरक को क्या बोलते हैं, प्रकंद बोलते हैं, राइजोम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, राइजोम। यानी केले में और अदरक में दोनों में क्या होता है, प्रकंद होता है, राइजोम होता है, से नन्हा पादप निकलता हुआ देखा होगा। हैव यू सीन स्मॉल प्लांट इमर्जिंग फ्रॉम द बर्ड, जिसको आई बोलते हैं, ऑफ द पोटैटो, दिखा, बिल्कुल दिखा होगा। अभी के समय में क्या है बच्चों, बच्चों एक समय होता क्या है कि जब आलू की बुआई करने का टाइम आता है तो आलू में छोटे छोटे आँख जो होते हैं, उस आँख से बड निकलने लगते हैं, आई बड निकलने लगते हैं, प्रवर्ध निकलने लगते हैं। और ये प्रवर्ध जब निकलने लगता है तो आलू मीठा लगने लगता है स्वाद में, क्योंकि आलू में स्टार्च है। और स्टार्च जब बड निकलने लगेगा, प्रवर्ध निकलने लगेगा, तो उस समय स्टार्च जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज में। और आलू इस कारण से क्या लगता है, मीठा लगने लगता है। तो ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि केले में बच्चों और अदरक में दोनों में प्रकंद से ही क्या होता है, नए पौधे निकलते हैं। ऑफ पोटैटो ट्यूबर फ्रॉम राइजोम ऑफ बनाना एंड जिंजर, इन सब से भी पौधा निकलता है। आगे समझते हैं बच्चों क्या है। इन पादपों के रूपांतरित स्तंभों में उपस्थित पर्व संधियों, जिसको नोड्स कहते हैं, से उत्पन्न होता है नोड्स, है ना। पादप में क्या होता है, पादप के दो स्तंभ होते हैं, पर्व संधि यानी नोड जिसको बोलते हैं, वहाँ से निकलता है। जब यह पर्व संधियाँ नमीयुक्त मृदा अथवा जल के संपर्क में आती है तब इनके मूल रूट्स तथा नए पादप उत्पन्न हो जाते हैं। कह रहा है कि द साइट ऑफ ऑरिजिन ऑफ न्यू प्लांटलेट इन द प्लांट लिस्टेड एबव, यानी आगे जो प्लांट बताया गया था उन सब में क्या है, जब वो संपर्क में आते हैं, मिट्टी के संपर्क में आते हैं या जल के संपर्क में आते हैं, तो उसके जो नोड्स होते हैं, जो आई बड्स होते हैं, उसे नए पौधे निकलने लगते हैं। अराइजेस फ्रॉम नोड्स प्रेजेंट इन द मॉडिफाइड स्टेम ऑफ दिस प्लांट। वेन द नोड कम इन कॉन्टैक्ट विद डंप सॉइल, नम मिट्टी में जब आता है, पानी के संपर्क में आता है, तो ये रूट और नए प्लांट बना देते हैं। ठीक इसी प्रकार पत्थर चट्टा, जो पत्थर चट्टा है जिसको ब्रायोफिलम बोलते हैं, कि पत्तियों में कटे किनारों से अपस्थानिक एडवेंटिशियस, कटे किनारों से क्या है, एडवेंटिशियस कलिकाएं उत्पन्न हो जाती है, एडवेंटिशियस कलिकाएं उत्पन्न हो जाती है। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा है कि ये जो ब्रायोफाइलम की पत्तियाँ हैं,
इसके किनारों से क्या होता है कि जब ये संपर्क में आएगा, नम मिट्टी के संपर्क में आएगा, तो इससे क्या होगा कि जो बड है ये निकल गया और जो रूट है ये निकल गया। अब ये नए पौधे के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। इसी तरह से इसके पास जो नोड्स होते हैं, ये जो नोड है राइजोम का, प्रकंद का, है ना, राइजोम को क्या बोलते हैं बच्चों? प्रकंद बोलते हैं। राइजोम को क्या कहते हैं? प्रकंद बोलते हैं। जिसके बारे में बताया कि अदरक में और बनाना में इसी तरह के प्रकंद होते हैं और नोड से नया पौधा बन जाता है, नया पौधा बन जाता है। सिमिलरली एडवेंटिशियस बड अराइजेस फ्रॉम नोचेस। नोच यानी जो पत्तियों का जो किनारा होता है, पत्तियों का जो किनारा है होता है वहाँ से प्रेजेंट एट मार्जिन ऑफ लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम के लीफ के मार्जिन में प्रेजेंट होते हैं और वहीं से बड निकलता है और नए रूट निकल जाते हैं और नया पौधा बन जाता है। आगे समझते हैं बच्चों, कुछ क्वेश्चंस हैं। प्रश्न 1 है, निम्न में से कौन सा जनन की विशेषता नहीं है? कौन है जो जनन की विशेषता नहीं है? जनसंख्या को बढ़ावा देना, ये इसकी विशेषता है। नए जीव का निर्माण करना भी विशेषता है। ऊर्जा उत्पन्न करना, ये इसकी विशेषता नहीं है। जाति का संरक्षण करना, ये भी इसकी विशेषता है। तो यहाँ पे जो विशेषता नहीं है वो क्या है? ऑप्शन नंबर 3 है, यानी यहाँ पे उत्तर क्या है? ऊर्जा उत्पन्न करना। अब देखते हैं आगे क्या है। एक कोशिकीय जीवों में जनन किस प्रकार होता है? एक कोशिकीय जीवों में जनन किस प्रकार होता है? यौन जनन के द्वारा होता है? नहीं। अलैंगिक जनन के द्वारा होता है? सही है। विवर्तन के द्वारा नहीं होता है। विखंडन के द्वारा नहीं होता है। यानी ये विवर्तन और विखंडन जो है ये सभी किसके अंदर में आते हैं? अलैंगिक जनन के अंदर में आते हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं होता है, बहुत सारे होते हैं। तो सिर्फ हम विवर्तन और विखंडन नहीं रख सकते, इसलिए हम पूरा एक कंप्लीट जो टाइप है अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन की हम यहाँ पे बात करें कि अलैंगिक जनन होता है तो अलैंगिक जनन सबके लिए आ जाएगा। सभी जीव एक उसके जीवों के लिए आ जाएगा जो भी करते हैं, क्योंकि सभी जीव विखंडन नहीं करेंगे, सभी जीव विवर्तन नहीं करेंगे। तो सही आंसर क्या है? अलैंगिक जनन, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। इसके बाद प्रश्न 3 है, पौधों में प्रवर्धन वेजिटेटिव प्रोपगेशन। पौधों में प्रवर्धन वेजिटेटिव प्रोपगेशन किस प्रकार का जनन है? तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन यौन जनन नहीं है, अलैंगिक जनन है, जैविक जनन नहीं है, द्विगुणन भी नहीं है। तो अलैंगिक जनन होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट। इसके बाद देखते हैं, यौन जनन में निम्न में से कौन सा चरण नहीं होता है? यौन जनन में कौन सा जो चरण है नहीं आता है? यानी यौन जनन में गैमेट्स का निर्माण यौन जनन में होगा, गैमेट्स का संलयन भी होगा, कोशिका विभाजन भी होगा, विखंडन इसमें नहीं आता, विखंडन विधि इसमें नहीं आती है। तो हमारा जो सही आंसर है वो आंसर क्या है? डी, यानी आंसर क्या है? डी, जो ये नहीं आता है। इसके बाद देखते हैं बच्चों, मनुष्य में यौन परिपक्वता सेक्सुअल मैच्योरिटी आमतौर पर किस अवस्था में आती है? यौन मैच्योरिटी यानी सेक्सुअल मैच्योरिटी कब आती है? बाल्यावस्था में नहीं आती है, किशोरावस्था में यौन मैच्योरिटी आती है, प्रौढ़ावस्था तो ऑलरेडी मैच्योर रहता है, वृद्धावस्था में नहीं। आने की बात है तो किशोरावस्था में शुरुआत होता है, यानी 13 साल से 18 साल के बीच में क्या है जो स्टार्टिंग है, ये किशोरावस्था में आती है, यौन परिपक्वता आती है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं बच्चों, तो ये हमारा आज का टॉपिक है जो लेक्चर 1 हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे कंप्लीट ये बच्चों एनसीईआरटी के बेसिस पर हमने कंप्लीट कराया है। अगर आप एनसीईआरटी बुक को रीड करेंगे तो आपको उसमें से इम्पॉर्टेंट चीज़ें बिल्कुल भी यहाँ पे दे दी गई है। वहाँ पर जितने भी बेकार वाले शब्द हैं वो बिल्कुल हटा दिया गया है। जो बिल्कुल एग्ज़ाम में आने लायक चीज़ें हैं, जो नीट में या बोर्ड में पूछने लायक चीज़ें हैं, वो हमने आपको यहाँ पे बताया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप बेल आइकन को दबा लेंगे बच्चों। जय हिंद, धन्यवाद।